हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय स्मृति। तो आज हम पढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड इन बिहार, मतलब मौर्य साम्राज्य के बाद बिहार में किन किन शासकों का सत्ता आया, किन किन वंश ने अपना साम्राज्य चलाया। बिहार में परवर्ती मौर्य साम्राज्य, पोस्ट मॉडर्न साम्राज्य। तो सबसे पहले देखते हैं कि अभी तक किस किस वंश ने, किस किस लोगों ने अपना साम्राज्य बिहार में चलाया, किस किस वंश का एम्पायर था। तो सबसे पहले हर्यक वंश, जिसका 544 से 412 ईसा पूर्व तक था। और इसके पहले जिस राजाओं ने शासन किया होगा या जिस वंश का भी एम्पायर होगा, उसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है, कोई अवशेष नहीं मिले हैं, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, बस लोक कथाओं में वर्णित है या लोगों द्वारा सुनी जाती है। तो जहां से लिखित साक्ष्य मिले हैं, खुदाई में कुछ सामान मिला है या कुछ भी मिले हैं, अवशेष मिले हैं, वो है हर्यक वंश। तो हर्यक वंश की स्थापना 544 से 412 ईस्वी तक ये वंश रहा, मतलब ईस्वी पूर्व तक। आज के हिसाब से देखा जाए तो 2025 और प्लस 544 ऐड कर दो, मतलब आज के हिसाब से देखा जाए तो 2500, मतलब 2570 ईसा पूर्व के आसपास की ये बात है। 2570 के आसपास, आज से 2570 साल पहले हर्यक वंश की स्थापना हुई थी। 2500 साल पहले हर्यक वंश की स्थापना हुई थी। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया, जिसका शासनकाल 412 से 344 ईसा पूर्व। उसके बाद नंद वंश की शासन आई 344 से 322। उसके बाद मौर्य साम्राज्य आया, जिसका शासन 322 से 185 तक चला। अगर ये सब में देखेंगे तो सबसे ज्यादा शासन किसका रहा? इसका 100 से कम है, मतलब 544 से अगर 100 होता तो 444 होना चाहिए, मतलब 100 साल से कम हर्यक वंश का शासन रहा है। ये लगभग 100 के आसपास है, 412 से 344, मतलब 100 के आसपास है। ये भी सबसे कम नंद वंश के संस्थापक है। नंद वंश का शासन सबसे कम वर्षों तक रहा, मात्र 20 वर्षों तक नंद वंश की शासन रहा। मौर्य साम्राज्य का शासन लगभग 200 वर्षों तक रहा, मतलब ये सारे मौर्य साम्राज्य तक आते आते सबसे ज्यादा समय तक मौर्य साम्राज्य का शासन रहा बिहार पर। मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग वंश ने अपनी सत्ता हासिल की बिहार पे, मगध पे। शुंग वंश के बाद कण्व वंश आया, जो 75 से 30 ईसा पूर्व तक रहा। कण्व वंश के बाद, कण्व वंश के अंतिम शासक की हत्या करने के बाद सातवाहनों ने कण्व वंश के अंतिम शासक की हत्या कर दी। लेकिन उन्होंने यहाँ शासन किया भी या बस चले गए इस साम्राज्य को, कण्व वंश को खत्म करके, इसके कोई सबूत नहीं मिलते, क्योंकि पूरे बिहार में कहीं भी ऐसी कोई सबूत नहीं मिले हैं, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला, ऐसा कोई अवशेष नहीं मिला है जिससे पता चले कि सातवाहन या शक ने यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया था। उसके बाद कुषाण वंश आया। कुषाण वंश बिहार मगध पे अपनी राजधानी नहीं बनाया, ये कहीं और का था, लेकिन इसने यहाँ पर शासन किया, बिहार पर शासन किया। तो कुषाण वंश से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं, इसलिए पता चलता है कि कुषाण वंश ने भी बिहार पर अपनी कुछ समय तक शासन व्यवस्था बनाए रखी। तो मौर्य साम्राज्य के बाद आया शुंग वंश। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदर्थ, मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे, लास्ट रूरल थे, उनकी हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और यहाँ से शुंग वंश की स्थापना हुई। तो पुष्यमित्र शुंग पहले मौर्य साम्राज्य के प्रमुख सेनापति हुआ करते थे। तो जो पूरी सेना की कमांड थी इनके पास ही थी, और इन्होंने एक बार मौका पाकर क्या कर दिया, अपने ही राजा बृहदर्थ की हत्या कर दी, जो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे। जब इनकी हत्या कर दी तो ये अंतिम ही होंगे, तो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदर्थ की हत्या करने के बाद इसने शुंग वंश की स्थापना की, मतलब अपने नाम से ही अपने वंश की स्थापना की। इनका नाम था पुष्यमित्र शुंग, इसलिए इस वंश का नाम हो गया शुंग वंश।
तो इसकी क्या क्या विशेषता थी? तो पहली विशेषता राजधानी, इसने भी अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाए रखी, जो मौर्य साम्राज्य के समय राजधानी थी। जैसे कि कुछ राजा आए, उन्होंने अपनी राजधानी राजगृह में बनाई, जैसे हर्यक वंश ने अपनी राजधानी राजगृह में बनाई, लेकिन उसी समय पाटलिपुत्र में भी राजधानी बन चुकी थी, उनके वंशजों ने पाटलिपुत्र में राजधानी बनाई। लेकिन उनके बाद जो वंशज आए उसमें से कुछ ने अपनी राजधानी, जैसे शिशुनाग वंश, उसने अपनी राजधानी वैशाली में बनाई, वहां पर द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन भी किया। लेकिन उसके बाद जो राजा आए उन्होंने अपनी राजधानी वापस पाटलिपुत्रा में कर दी। तो मौर्य साम्राज्य के समय से ही राजधानी पाटलिपुत्रा थी और ये शुंग वंश के समय भी पाटलिपुत्रा थी। प्रमुख विशेषता है कि ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया। जो मौर्य साम्राज्य थे वो ज्यादातर क्या थे, बौद्ध धर्म को अपनाते थे, बौद्ध धर्म को संरक्षण देते थे, क्योंकि बौद्ध धर्म ही बिहार में उस समय बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा बुराई होने के कारण, बहुत ज्यादा संस्कृति, धर्म, परंपरा और कास्ट सिस्टम, बहुत ज्यादा चीज मतलब बुराई होने के कारण लोग बौद्ध धर्म के प्रति ही अग्रसर होने लगे थे। और अग्रसर होने का सबसे जो प्रमुख कारण था कि वहां के जो शासक हुआ करते थे वो बौद्ध धर्म को ही संरक्षण देते थे। जैसे कि जो हर्यक वंश का भी राजा था बिंदुसार या अजातशत्रु उदयन, तो इसने भी, ये सारे बौद्ध कालीन थे, बौद्ध के समकालीन थे, तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, उनके ही अनुयायी बन गए। तो उसके बाद जो मौर्य साम्राज्य आया, तो मौर्य साम्राज्य ने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। जो अशोक थे, हमारे अशोक थे, महान अशोक थे, तो जब कलिंग वॉर के बाद उनका हृदय पूरी तरह बदल गया, वो कंप्लीटली चेंज हो गए, तो वो बुद्ध की शरण में चले गए और एक धम्म नाम का नया धर्म चलाया। और उसमें जो बुद्ध ने उपदेश दिए थे, बुद्ध ने अच्छी बातें जो कही थी, उसी को वो फॉलो किया करते थे। तो मौर्य साम्राज्य के समय बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया जाता था। वैसे वे सभी धर्म को मानते थे। मौर्य साम्राज्य में जो लोग थे, मौर्य साम्राज्य के शासक थे, वो किसी धर्म के प्रति कठोर नीति नहीं अपनाते थे, वो सभी धर्मों को बराबर का प्यार देते थे, संरक्षण देते थे। लेकिन बौद्ध धर्म के प्रति उनका झुकाव ज्यादा था, क्योंकि वो उनके ही अनुयायी थे। लेकिन जो ये पुष्यमित्र शुंग था वो खुद ब्राह्मण धर्म का था। तो ब्राह्मण धर्म के होने के कारण वो बौद्धों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि बौद्ध बिहार में बहुत ज्यादा बढ़ने लगे थे, इसलिए वो अपने धर्म को बढ़ाना चाहा। तो जब हम किसी धर्म के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, उसे संरक्षण नहीं देंगे, तो वो धर्म खुद ही कम होने लगेगा। तो इसने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया। वैदिक परंपराएं, जिसे लोग बौद्ध के आने से वैदिक परंपराओं को लोग नहीं मानने लगे थे, हिंदू धर्म की जो वर्ण व्यवस्था थी ये सबको लोग नहीं मानने लगे थे, कर्म कांड था, ये सबसे लोग दूरी बनाने लगे थे। तो पुष्यमित्र शुंग ने वापस से वैदिक पुनरुद्धार किया, वैदिक परंपराओं का पुनरुद्धार किया, क्योंकि वो ब्राह्मण धर्म का था। अश्वमेध यज्ञ भी कराया और बौद्धों के प्रति कठोर और आक्रामक नीति अपनाई। मतलब कि अपने धर्म को, ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो पहले से धर्म है उसे कमजोर करना होगा। तो इसके लिए क्या किया कि बौद्धों के प्रति कठोर और आक्रामक नीति बनाई, बौद्ध को बिल्कुल पसंद नहीं किया और बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध विहारों को नाश करने लगा। मतलब जो विद्वान होते थे, बौद्ध भिक्षु होते थे, जो सन्यासी होते थे बौद्ध धर्म में, उनकी हत्या करने लगी और उनके जो घर होते थे जिन्हें विहार कहा जाता था उसे नाश करने लगा। और बिहार का नाम भी इसी विहार पे पड़ा है। जो प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए, सन्यासियों के रहने के लिए जो घर बनाए जाते थे उसे विहार नाम से जाना जाता था। और मगध पे अशोक के समय और मौर्य साम्राज्य के समय इतने ज्यादा इनके लिए घर बनाए गए, विहार की स्थापना की गई, इसलिए ये पूरे प्रदेश को ही बिहार के नाम से जाना गया, बिहार के नाम से जाना गया। पुष्यमित्र शुंग का शासन, तो पुष्यमित्र शुंग का शासन पहले मध्य गंगा घाटी और चंबल तक ही सीमित था, क्योंकि इसे जो प्रारंभ में सत्ता प्राप्त हुई थी वो मुगल सम्राट के अंतिम शासक बृहदर्थ की हत्या करने के बाद मिली थी। तो मौर्य साम्राज्य जब बृहदर्थ तक आया, मतलब जब अंतिम रूप तक आया, तो मौर्य साम्राज्य बहुत छोटा हो चुका था। एक समय जहां अखंड भारत पर अशोक का शासन था, उसके अंतिम होते होते तक मौर्य साम्राज्य बहुत संकुचित हो गया था, छोटे इलाकों तक रह गया था। उसका क्षेत्र, मौर्य साम्राज्य का क्षेत्र बस मध्य गंगा घाटी और चंबल तक ही था। तो पुष्यमित्र शुंग को ही बस इतनी ही राजधानी प्राप्त हुई। अब एक मगध राजधानी, मध्य गंगा
और चंबल तक ही इसे क्षेत्र मिला। लेकिन उसने अपनी जो साम्राज्य था, पुष्यमित्र शुंग एक प्रतापी राजा था, इसलिए उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया जालंधर, जो कि आज पंजाब में है, जालंधर, और सियालकोट जो आज पाकिस्तान में है। जालंधर और सियालकोट तक सत्ता का विस्तार किया, मतलब आज के पंजाब और पाकिस्तान के सियालकोट जो पंजाब के पश्चिमी पंजाब में आता, पश्चिमी पाकिस्तान में आता है, वहां तक अपनी सत्ता का विस्तार किया। यवनों के आक्रमण को भी विफल किया। यवन मतलब ग्रीक, आज के ग्रीक। तो उस समय बहुत सारे यवन, यूनानी भी कह सकते हैं, बहुत ज्यादा यूनानी भी आक्रमण करने लगे थे, तो उनको भी विफल किया। विदेशी आक्रमण भी पुष्यमित्र शुंग के समय बहुत हुए। बैक्ट्रिया के यूनानी शासक, मतलब एक यूनानी जो बैक्ट्रिया पे शासन करते थे, उसका भी आक्रमण हुआ और वो पंजाब और पाटलिपुत्र तक भी पहुंच गए। मतलब कि मगध तक ये जो यूनानी थे उस समय, बैक्ट्रिया के शासक यूनानी जो थे वो मगध तक, पाटलिपुत्र तक पहुंच गए। और 185 ईसा पूर्व डेमेट्रियस, ये भी एक यूनानी था, डेमेट्रियस का आक्रमण हो गया। बैक्टीरिया आज का जो आज के क्षेत्र में देखेंगे तो अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारे क्षेत्र को उस समय बैक्टीरिया के नाम से कहा जाता था, जहां यूनानी शासक हुआ करते थे। इसे मैप में समझते थे। आज का जो यूनानी पहले कहते थे ग्रीस और जो टर्की, ग्रीस और टर्की को मिलाकर यूनानी। यार कलर से करना पड़ेगा। ग्रीस और टर्की, ये वाला जो एरिया है इसे यूनानी बोलते हैं। प्राचीन काल में यूनानी या यवन बोलते थे। ग्रीस और टर्की का इलाका यूनानी और यवन बोलते थे। यही ग्रीस का ही एक मेसाडोनिया ग्रीस में एक जगह है जहां से जेंडर मतलब सिकंदर आया था। तो जो अलेक्जेंडर सिकंदर था ये ग्रीस के मेसाडोनिया से आया था। प्राचीन काल में ग्रीस और टर्की को ही यूनानी या यवन बोलते थे। तो ये सिकंदर भी था, ये यूनानी था, ग्रीस का था। तो इसने यहीं से आकर इसने पूरे एशिया में, पूरे मिडिल ईस्ट में अपना साम्राज्य का विस्तार किया। तो इसने आते आते भारत तक भी पहुंच गया। जब इसके पहले हमने किसी चैप्टर में देखा है कि जो नंद वंश का अंतिम शासक महापद्म नंद था, उसके समय अलेक्जेंडर आया था और अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर की सेना ने महापद्म नंद की सेना को देखकर डर गए और उसने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। मतलब व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, इसलिए वो भारत पर आक्रमण, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण नहीं किया और वापस इसकी सेना लौट गई। लेकिन उसने अपना एक सेनापति सेल्यूकस निकेटर को वहीं बैठा दिया। इसके बाद जो आए मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने सेल्यूकस निकेटर की बेटी से शादी कर लिया। मतलब कि जब सिकंदर पूरे मिडिल ईस्ट पे कब्जा किया तो सब जगह ही अपनी साम्राज्य की स्थापना की। ईरान में भी साम्राज्य की स्थापना की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मतलब ये सारे क्षेत्र पे ही अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था सिकंदर ने। इसलिए ये जो सारा एरिया है ये यूनान ही कहलाने लगा, क्योंकि ये सारा सिकंदर के कब्जे में था। तो जब सिकंदर ने सफल विजय प्राप्त कर लिया तो सारा एरिया यूनान ही कहलाता था। तो यही का एक राजा जो आज अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान है, इसी इलाके को बैक्टीरिया बोलते थे उस समय। मतलब बैक्टीरिया यहाँ का एक क्षेत्र था। तो सिकंदर के मरने के बाद यहाँ छोटे छोटे और सारे क्षेत्र पे अलग अलग राजाओं का कब्जा हो गया, एक साथ नहीं रह सका। तो यहाँ का एक शासक बैक्टीरिया ने भारत पर आक्रमण किया और ये जो छोटे छोटे राजा हुए करते थे, छोटे छोटे क्षेत्र में यहाँ जो राजा हुआ करते थे, ये भी बहुत बार मौर्य साम्राज्य के अंतिम समय में बहुत बार
भारत पर, मगध पर, यहाँ हमारा मगध पाटलिपुत्र है, तो भारत पर आक्रमण किए बहुत बार। कई यवनों ने, कई अलग अलग यवन राजाओं ने यहाँ पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, सबको विफल बना दिया। लेकिन एक बैक्टीरिया का जो राजा था उसने यहाँ आक्रमण किया। बैक्टीरिया के राजा डेमेट्रियस ने वो मगध और पंजाब पर मतलब आक्रमण किया और विजय भी प्राप्त किया, और उसने पाकिस्तान और पंजाब पर अधिकार करके सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया। तो समझ गए यवन किसे कहते हैं। तो प्राचीन काल में ग्रीस और टर्की को यवन कहते थे, लेकिन जो सिकंदर था, अलेक्जेंडर था, उसने ये पूरे एरिया, मिडिल ईस्ट एरिया को भी जीत लिया, इसलिए ये सारे साम्राज्य भी यवन क्षेत्र में आ गए। जब बैक्टीरिया के राजा डेमेट्रियस ने पाकिस्तान और मगध पर हमला किया और पाटलिपुत्र पर भी हमला किया, तो बाद में वो यही बस गए और उसे ही इंडो ग्रीक, जो उसके लोग बसे, उसे ही आज इंडो ग्रीक कहते हैं, जो पश्चिम और उत्तर दिशा में बसे हुए हैं। इसके बाद खारवेल का आक्रमण हुआ। खारवेल कौन था? कलिंग के शासक खारवेल, मतलब सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और वहां से उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने उस क्षेत्र को वैसे ही छोड़ दिया। उसके बाद बहुत वर्षों बाद कलिंग का एक प्रतापी शासक हुआ खारवेल, उसने भी मगध पर आक्रमण किया, और यह आक्रमण कब हुई थी? पहली शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब 100 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। शुंग वंश का अंत कैसे हुआ? शुंग वंश के समय फिर से यूनानी आक्रमण हुए। मतलब मैंने पहले बताया कि बहुत सारे यूनानी शासक जो छोटे छोटे क्षेत्र पे अपना अधिकार जमाए हुए थे, तो उसने बहुत सारे यूनानी राजाओं ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने सभी को विफल कर दिया। लेकिन उसमें से एक जो प्रतापी था, बैक्टीरिया का यूनानी राजा डेमेट्रियस, उसने 75 ईसा पूर्व, मतलब उसने आक्रमण किया और अधिकार कर लिया। 75 ईसा पूर्व शुंग वंश का अंत हो गया और इसके अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर दी गई। देवभूति की हत्या किसने की? देवभूति की भी हत्या उसके ही सेनापति वासुदेव ने की थी। जैसे कि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या की थी, उसी तरह शुंग वंश के भी अंतिम शासक देवभूति की हत्या उसके ही मंत्री वासुदेव ने की, और वासुदेव ने शुंग वंश की और वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। मतलब कण्व वंश की स्थापना किसने की? वासुदेव ने की, 73 ईसा पूर्व की। वासुदेव शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति के मंत्री थे, और पुष्यमित्र क्या था? वो सेनापति था, और ये क्या था? मंत्री था। तो इस वंश में 4 शासक हुए, वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। इनका शासन क्षेत्र बहुत छोटा था, बस मगध और पाटलिपुत्र तक ही इनका शासन क्षेत्र रहा और इसने कोई विस्तार भी नहीं किया। धर्म और संस्कृति की बात करें तो ये भी ब्राह्मण धर्म की, शुंग वंश की तरह कण्व वंश भी ब्राह्मण धर्म का ही था और वे विष्णु के उपासक थे। कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन को सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने पराजित किया। कण्व वंश का जो अंतिम शासक था उसे आंध्र सातवाहन, जो दक्षिण के राजा थे, आंध्र सातवाहन वंश का जो संस्थापक सिमुक था, उसने अपने विजय अभियान के दौरान कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या कर दी। लेकिन हत्या करने के बाद उन्होंने यहाँ पर अपनी शासन व्यवस्था स्थापित की या वापस चले गए दक्षिण की ओर, तो इसका कोई विशेष साक्ष्य नहीं मिलता है। मतलब बिहार में, मगध में ऐसा किसी जगह पे ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है, ऐसा कोई अवशेष नहीं मिला है जो इस बात की पुष्टि करे कि सातवाहनों, आंध्र सातवाहनों ने यहाँ राज किया है, शासन किया है या नहीं किया है। इसके बाद आती है कुषाण वंश। मगध पर आता है कुषाण वंश का शासन। तो ये जो कुषाण वंश थे, इन्होंने मगध पर अपनी शासन व्यवस्था स्थापित की, लेकिन इन्होंने मगध से नहीं की, मतलब मगध को अपनी राजधानी नहीं बनाया। कुषाण वंश
आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कश्मीर के इलाकों मतलब कि पश्चिम उत्तर के इलाकों में अपनी शासन व्यवस्था बनाए रखता था। तो इनका शासन मुख्यतः भारत के पश्चिम और उत्तर इलाकों में था, लेकिन ये अपनी सेना का विस्तार करते रहते थे, अपने साम्राज्य का विस्तार करते रहते थे। तो कुषाण वंश के ही एक शासक कनिष्क के द्वारा पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया गया। मतलब कुषाण वंश का एक राजा हुआ कनिष्क, जिसने पाटलिपुत्र तक अपनी पहुंच बढ़ाई और पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। इसके बाद इसने क्या किया कि प्रसिद्ध बौद्ध जो विद्वान थे अश्वघोष को संरक्षण दिया। क्यों? क्योंकि उस समय जो बौद्ध धर्म था बिहार में वो बिल्कुल खत्म हो गया था, बौद्ध धर्म का बिल्कुल पतन हो गया था। क्योंकि इसके पहले के जो राजा थे शुंग वंश और कण्व वंश, ये दोनों ब्राह्मण धर्म के थे, विष्णु के उपासक थे, और इन्होंने बौद्ध धर्म को बिल्कुल संरक्षण नहीं दिया और उल्टे इनके प्रति आक्रामक नीति अपनाई। मतलब इनके जो बौद्ध भिक्षु थे इनको वो मारने लगे, इनके जो बौद्ध विहार थे उनको वो बिल्कुल तहस नहस कर दिए, सबको खदेड़ के भगाने लगे। तो इस वजह से बौद्ध धर्म बिल्कुल पतन हो गया। और यही वजह है कि जो आज हम कभी सोचते होंगे, पता नहीं आप लोग सोचते होंगे या नहीं सोचते होंगे, लेकिन मैं बचपन में सोचती थी कि बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ या महावीर का जो उदय हुआ वो बिहार में हुआ। लेकिन कहीं भी आपको पूरे बिहार में कोई बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग नहीं मिलेंगे या जैन धर्म को मानने वाले लोग नहीं मिलेंगे। आपको पूरे भारत में कहीं कहीं इक्का दुक्का, जैसे पहले जब मैं इंदौर रहती थी तो वहां जैन धर्म के लोग काफी ज्यादा मात्रा में मिलते थे, बौद्ध नहीं मिलते थे बट जैन मिलते थे, जैनिज्म वहां अच्छा था। लेकिन बिहार में वैसा कुछ नहीं है, न बौद्ध ही फला फूला न जैन आया। जबकि दूसरे देशों की अगर बात करें जैसे थाईलैंड, मलेशिया, चाइना, जापान, ये सारे जो जगह है, ये सारे जो देश हैं, यहाँ बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा हुआ। लेकिन बिहार में जब जिन भगवान का उदय बिहार में हुआ वहां उन्हें बिल्कुल इज्जत न मिली, वो वहां फले ही नहीं। लेकिन दूसरे जगह ये ज्यादा फले फूले। क्यों? क्योंकि जो इनके कोई भी धर्म या किसी भी चीज को बढ़ावा जब मिलता है, सरकार द्वारा बढ़ावा मिलता है, राजा द्वारा उसे संरक्षण प्राप्त होता है, तभी वो लंबे समय तक टिकता है, नहीं तो उसका डाउनफॉल हो जाता है। तो इसी तरह बौद्ध धर्म का डाउनफॉल हो गया मौर्य साम्राज्य के बाद। खासकर जब मौर्य साम्राज्य के बाद जब शुंग वंश आया और कण्व वंश आया जो ब्राह्मण धर्म के थे, तो ये पूरे नाश कर दिए, पूरा खत्म कर दिए बौद्ध धर्म को। लेकिन जब कनिष्क आए तो उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। ये जरूर बिहार के नहीं थे, मगध के नहीं थे, ये पश्चिम उत्तर भारत के थे। लेकिन फिर भी जब ये मगध पर आए तो इन्होंने जो वहां का विद्वान था, बौद्ध विद्वान थे अश्वघोष को, उन्हें अपने दरबार में संरक्षण दिए। मतलब इसे वापस वो कश्मीर ले गए, अपने दरबार में ले गए। वहां उन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति भी कराई अश्वघोष के निगरानी में। इन्हें बहुत ज्यादा सम्मान दिया, संरक्षण दिया, और इसी कारण उस समय से बौद्ध धर्म को थोड़ा सा बढ़ावा भी मिला। तो बिहार में कुषाण अवशेष के कारण पता चलता है, कुषाण कालीन अवशेष बिहार के कई स्थानों से मिले। इससे ये दर्शाता है कि इस क्षेत्र पे कुषाणों का प्रभाव था। और सबसे बड़ा साक्ष्य यह है कि जब अश्वघोष को वो अपने दरबार में ले गए, वहां चतुर्थ बौद्ध संगीति कराई, जो पुस्तकें लिखी गई, वो सबसे बड़ी साक्ष्य है। तो कुषाण साम्राज्य के बाद की स्थिति है। अब देखिए, जो कुषाण साम्राज्य था उसकी राजधानी पाटलिपुत्र में तो थी नहीं, उसकी राजधानी बहुत दूर कश्मीर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे क्षेत्रों पे वो अपना साम्राज्य विस्तार किए हुए थे। तो उनके लिए उतनी दूर से साम्राज्य चलाना, शासन व्यवस्था बनाए रखना काफी मुश्किल हो जाता था। दूर से आप, अभी की जैसी टेक्नोलॉजी थी नहीं, कुछ नहीं था, तो मुश्किल हो जाता था। तो इसका फायदा वैशाली के लिच्छवियों ने लिया और मगध पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन इसमें भी कंफ्यूजन है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वैशाली के लिच्छवी आए और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उस दौरान शक और मुरुंडों का अधिकार हो गया। तो आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। अगर आपको ये पसंद आया, मेरा टॉपिक पसंद आया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आप कुछ नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं मुझसे तो कमेंट सेक्शन में बताएं।